Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एरोबिक रेस्पिरेशन को हमने डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करना है, जिसकी पहली जो स्टेज है वो है ग्लाइकोलाइसिस। जैसे लास्ट लेक्चर के एंड पे हमने डिस्कस किया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन को हम 4 स्टेप में डिवाइड करेंगे। पहली ग्लाइकोलाइसिस है, फिर पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन है, फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल आएगा और फिर रेस्पिरेटरी चेन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो उन चारों फेजेस में पहली जो फेज है वो ग्लाइकोलाइसिस का थोड़ा सा आइडिया हम पहले भी ले चुके हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और ग्लूकोज को तोड़ने के बाद जो एंड प्रोडक्ट है इस फेज के अंदर वो पायरोविक एसिड है। और ग्लाइकोलाइसिस दोनों किस्म की रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक, दोनों की स्टार्टिंग फेज है। ये चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो या एरोबिक रेस्पिरेशन हो, स्टार्ट हमेशा ग्लाइकोलाइसिस से होता है। हाँ, फिर फर्दर जो फेजेस हैं, एक फर्मेंटेशन की तरफ चली जाती है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जिसमें हमने देखा था कि लैक्टिक एसिड बन सकता है या अल्कोहल बन सकता है। लेकिन दूसरी जो फेज है जो ऑक्सीजन के जरिए से पायरोविक एसिड को तोड़ेगी, उसमें फिर जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इसी तरह वाटर बनेगा और साथ काफ़ी सारे एटीपी के मालिक्यूल रिलीज होंगे। तो हमने ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस करना है कि ये ग्लूकोज पायरोविक एसिड में कन्वर्ट कैसे होता है। तो सबसे पहली जो चीज़, ग्लाइकोलाइसिस इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अप टू पायरोविक एसिड, ये इसकी डेफिनेशन है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है। दोनों केसेस में रिजल्टेंट प्रोडक्ट एक ही है जिसको हम कहते हैं पायरोविक एसिड। उसके बाद पायरोविक एसिड सेल में कहाँ होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन का ताल्लुक आमतौर पे माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस चूँकि एनारोबिक रेस्पिरेशन का भी पार्ट है, तो इस वजह से जो ग्लाइकोलाइसिस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, बल्कि जो सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है साइटोसोल, उसमें होती है। तो साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के बारे में आपने जस्ट ये याद रखना है कि ये वाहिद एरोबिक रेस्पिरेशन की फेज है जिसका ताल्लुक साइटोप्लाज्म या साइटोसोल के साथ है, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स ग्लाइकोलाइसिस को परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे के सारे आमतौर पे साइटोसोल में ही लोकेटेड होते हैं। साइटोसोल है क्या? साइटोप्लाज्म का जो सोल्यूशन पार्ट है वो साइटोसोल कहलाता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की, तो हर स्टेप को कोई ना कोई एंजाइम कैटालाइज कर रहा होता है। उन एंजाइम की डिटेल चूंकि आपकी बुक में नहीं है, इस वजह से हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन उसके साथ एंजाइम के साथ साथ कुछ को एंजाइम जैसे एनएडी, वो भी ग्लाइकोलाइसिस में पार्टिसिपेट करता है। इसी तरह कुछ एटीपी के मॉलिक्यूल्स, हालांकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो एटीपी को प्रोड्यूस करती है, लेकिन रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने के लिए, ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट करने के लिए कुछ एटीपी के मॉलिक्यूल भी रिक्वायर होते हैं। तो यही बात लिखी गई साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर इन सीरीज ऑफ स्टेप, कि ग्लूकोज को जब भी तोड़ा जाता है काफ़ी सारे स्टेप में तोड़ा जाता है और हर स्टेप को कोई ना कोई एंजाइम कैटालाइज कर रहा होता है। दीज एंजाइम आर डिसॉल्व इन साइटोसोल, ये एंजाइम साइटोसोल में होते हैं। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस हमेशा साइटोसोल में होगा। इन एडिशन, उन एंजाइम के अलावा ग्लाइकोलाइसिस को चलाने के लिए एनएडी, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का होना भी ज़रूरी है। हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस को जब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे तो उसमें एनएडी की रोल भी इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरह एटीपी के बगैर ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट नहीं हो सकती। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आर आल्सो एसेंशियल। उसके बाद जो ग्लाइकोलाइसिस है इसको दो बड़े पोर्शन में डिवाइड किया गया। एक वो स्टेज है जिसमें सेल ग्लूकोज को तोड़ने के लिए तैयारी करता है। एक वो स्टेज है जिसमें फिर हम अपनी प्रोडक्ट लेना शुरू करते हैं, यानी हमारा जो सेल है वो ग्लूकोज से जो रिक्वायर्ड है एनर्जी है वो लेना शुरू करता है। यानी सबसे पहले ये बिल्कुल इसी तरह जैसे बकरीद वगैरह पे हम अक्सर घर में जानवर लेके आते हैं, उसके बाद पहले 2-3 दिन उसकी हम खूब खिदमत करते हैं कि उसको पानी पिलाते हैं, उसको घास डाला जाता है कि हम उसको तैयार कर रहे हैं। उसके बाद फिर उसको ज़िबा किया जाता है, फिर उससे अपनी प्रोडक्ट ली जाती है। ये बिल्कुल इसी तरह है, सेल भी ग्लूकोज को पहले थोड़ा सा खिलाएगा एटीपी की शक्ल में, जब वो खा पी लेता है फिर उसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो वो स्टेज जिसमें एटीपी इस्तेमाल होती है
वो ग्लाइकोलाइसिस की प्रिपरेटिव फेज है। और ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आप लोग याद रखेंगे, ये वाहिद स्टेज है पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन में जहां एटीपी इस्तेमाल होती है। इसके बाद जितनी भी स्टेजेस आएंगी सब में एटीपी रिलीज होगी, प्रोड्यूस होगी। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहां से भी याद रखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस वो वाहिद फेज है, ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप वो वाहिद फेज है जिसमें एटीपी इस्तेमाल होते हैं, वरना पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन में हर जगह एटीपी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद इसको हम कहते हैं प्रिपरेटिव फेज, और वो फेज जिसमें आमतौर पे एटीपी मिलना शुरू होते हैं उसको हम ग्लाइकोलाइसिस की पे ऑफ फेज, कि अब हमें फायदा मिलना शुरू। पे ऑफ का मतलब है किसी को तनख्वाह देना, तो अब हमें तनख्वाह दी जाएगी, ठीक है। या उसको ऑक्सीडेटिव फेज भी कहा जाता है क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट है उनकी ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है। अच्छा, तो पहले प्रिपरेटिव फेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो ज़हन में रखेंगे, एनर्जी इज यूज्ड, ये एनर्जी इसमें इस्तेमाल होगी। तो पहला स्टेप क्या है कि जो ही साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में ग्लूकोज इंटर होता है तो कुछ एंजाइम ऐसे हैं वो क्या करते हैं कि उसकी फास्फोराइलेशन कर देते हैं। फास्फोराइलेशन का लफ्ज़ी मतलब कि ये बहुत डिटेल में डिस्कस हो चुका है। एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज कॉल्ड एज फास्फोराइलेशन। वो फॉस्फेट आती कहाँ से? एटीपी प्रोवाइड करता है। यानी आप कह सकते हैं ग्लूकोज एटीपी का मॉलिक्यूल इस्तेमाल करता है और एटीपी का मॉलिक्यूल एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। जो तीसरी फॉस्फेट है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में ऐड हो जाती है। और वो किस जगह लगती है? ग्लूकोज चूंकि 6 कार्बन वाला कंपाउंड है तो छठी पोजीशन पे वो फॉस्फेट लगती है। तो अगेन मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूं, हमेशा जब भी किसी मॉलिक्यूल्स के जो फार्मूलाज हैं, जो उनको हम साइंटिफिक नेम देते हैं, उनमें जो आमतौर पे जो नंबरिंग है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और जो तादाद है उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं मोनो, बाई, डाई, पेंटा, टेट्रा, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? ट्रांसफर ऑफ ए फॉस्फेट फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज टू फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसकी आइसोमराइजेशन करती है। अगेन एक एंजाइम है जिसको आइसोमरेज कहा जाता है, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एन एंजाइम कैटालाइज द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो दूसरा स्टेप ये। फिर उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की अगेन फास्फोराइलेशन होती है। फास्फोराइलेशन से क्या मुराद? अगेन एडिशन ऑफ फॉस्फेट होगी। तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट कैसे होगी? यहाँ भी एक एटीपी का मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा। तो पहले फ्रक्टोज भी 6 कार्बन कंपाउंड है, उसकी छठी पोजीशन पे फॉस्फेट लगा हुआ है। अगर एक फॉस्फेट और दे दी जाए, अब 2 फॉस्फेट हो जाएंगे। दूसरा फॉस्फेट आमतौर पे पहली पोजीशन पे लगता है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं फ्रक्टोज 1,6। अब चूंकि 2 फॉस्फेट हैं इस वजह से वर्ड इस्तेमाल किया गया बाईफॉस्फेट। तो तीसरा स्टेप क्या है? एट दिस स्टेज अनदर एटीपी इज यूटिलाइज्ड टू फॉर्म फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। तो ये हमारे पास तैयारी हो गई है। अब इसको तोड़ा जाना शुरू। तो एक एंजाइम है जो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट को तोड़ता है। अब फ्रक्टोज चूंकि 3 कार्बन वाला कंपाउंड है तो इस वजह से इससे 2 कंपाउंड बनते हैं, और हर कंपाउंड फ्रक्टोज चूंकि 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, इस वजह से जब इसको तोड़ा जाता है तो 2 कंपाउंड बनते हैं, और हर कंपाउंड के अंदर 3-3 मॉलिक्यूल कार्बन, 3-3 एटम कार्बन के होते हैं। तो एंजाइमेटिक स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट को मजीद तोड़ा जाता है। रिजल्टेंट मॉलिक्यूल कंटेन 3 कार्बन, जो नए मॉलिक्यूल निकलेंगे उसमें 3-3 कार्बन, उनके नाम क्या है? ग्लाइसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अच्छा, इन दोनों मॉलिक्यूल के जो फार्मूलाज हैं ये चैप्टर नंबर 2 जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का है उसमें हमने डिस्कस किए थे। ग्लाइसरैल्डिहाइड ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, एसीटोन भी 3 कार्बन वाला कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। और ये दोनों आइसोमर हैं एक दूसरे के। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के आइसोमर है, दोनों का फार्मूला एक जैसे है। फिर क्या होता है? जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है इसको एक एंजाइम G3P में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी हमारे पास अब 2 किस्म के G3P के मॉलिक्यूल हो जाएंगे। वैसे बनते स्प्लिटिंग में एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है और दूसरा ग्लाइसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। तो जिस वक्त ये मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को एक एंजाइम अपने आइसोमर दोबारा G3P में, अच्छा इनके एब्रीविएशन भी आप लोगों ने याद रखने, इनको DAP डाईहाइड्रोक्सी एसिड और इसको G3P या इसको 3 फास्फो ग्लाइसरैल्डिहाइड भी कहा जाएगा, यानी 3PGAL भी कहा जाएगा।
तो ये एब्रीवेशन इनके याद होने चाहिए। तो बोथ आर आइसोमर, चूंकि दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। डीएपी इज कन्वर्टेड इन G3P, जो डीएपी उसको G3P में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय आइसोमरेजेस एंजाइम्स। तो ये हमारे पास है प्रिपरेटरी फेज। उसके बाद जो दूसरी फेज है, उसके बाद जो दूसरी हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस की फेज है, वो फेज है जिसमें हमारी प्रोडक्ट मिलना शुरू होती है। प्रिपरेटरी फेज में तो जस्ट तैयारी करता है ग्लूकोज। तो चूंकि G3P के दो मॉलिक्यूल बनते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बाईफॉस्फेट, वो G3P में कन्वर्ट करते हैं। इस वजह से हम साइकिल को जब भी चलाते हैं वो दो स्टेजेस इकट्ठी शो हो रही होती हैं आमतौर पे। तो G3P और ये G3P, ये दोनों मॉलिक्यूल्स चूंकि सेम है तो प्रोडक्ट दोनों रिएक्शन की क्या होगी, सेम होगी। तो हम वन बाई वन एक तरफ की बात कर लेते हैं। तो G3P सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन को कौन करवाएगा, यहाँ अगेन एक NAD निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो कोएंजाइम है जिसको रिडॉक्स रिएक्शन के लिए बनाया गया है, तो वो इसको कैरी ऑन करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, G3P में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये फॉस्फेट ATP से नहीं आता, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आप लोगों ने याद रखना है। तो फॉस्फेट इसमें ऐड किया जाएगा। G3P से क्या मुराद है, ग्लाइसरल्डिहाइड जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है उसकी तीसरी पोजीशन पे फॉस्फेट लगे। अगर एक और फॉस्फेट आ गया तो 2 फॉस्फेट हो जाएंगे। उसके बाद ग्लाइसरल्डिहाइड, इसमें से इलेक्ट्रॉन भी निकाले जाते हैं, इसमें से हाइड्रोजन भी निकाला जाता है, और इलेक्ट्रॉन की रिमूवल को और हाइड्रोजन की रिमूवल को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। यानी आप ये समझ लें कि इस रिएक्शन में NAD के पास चूंकि इलेक्ट्रॉन आएंगे और हाइड्रोजन भी आएंगे तो NAD रिड्यूस होगा, और ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन निकलेंगे किससे, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट कंपोनेंट है वो 1,3 बाईफॉस्फोग्लाइसरेट, और ये हमने जब केल्विन साइकिल डिस्कस किया था तो मैंने एक छोटी सी फ्लो चार्ट बनाया था, एक सीक्वेंस बताई थी कि जो ग्लाइसरेट होते हैं आमतौर पे, चूंकि 8 का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, तो जो ग्लाइसरेट उसकी जब रिडक्शन होती है तो उससे एल्डिहाइड बनता है, और जब एल्डिहाइड की रिडक्शन होती है तो उससे अल्कोहल होता है। इसी तरह अगर अल्कोहल की रिडक्शन करें तो एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं, और अगर एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करें तो आमतौर पे एसिड बनता है। तो यहाँ चूंकि हम दोबारा सुने, अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड और कीटोन बनता है, और एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर हमारे पास एसिड बनेगा। तो यहाँ चूंकि ग्लाइसरल्डिहाइड और इसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो ग्लाइसरल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो एसिड है, जिसको हम कहते हैं 1,3 बाईफॉस्फोग्लाइसरेट। अब 1,3 बाईफॉस्फोग्लाइसरेट अपना जो फॉस्फेट है वो ADP को देके ATP में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह हमारे पास एक ATP यहाँ से, और जो इसका फॉस्फेट निकला है तो इस वजह से यहाँ इसके पास एक फॉस्फेट रह जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा 3 फास्फोग्लाइसरेट। तो इसको अगर हम रीड आउट करें तो 2 हाइड्रोजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम द 3 फास्फोग्लाइसरेट एंड ट्रांसफर टू NAD। इस तरह जो फास्फोग्लाइसरेट वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो NAD है वो रिड्यूस हो जाएगा। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज डोनेटेड टू द मॉलिक्यूल्स। जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो भी इसको दिया जाता है, और ये वो फॉस्फेट है जो ATP प्रोवाइड नहीं करे, वो सेल से ही उठाता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 1,3 बाईफॉस्फोग्लाइसरेट। दिस इज अ क्रूशियल स्टेप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहाँ से हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन का मकसद हासिल हो रहा है, ATP मिल रहे हैं। दिस इज क्रूशियल स्टेप, हाई एनर्जी फॉस्फेट इज क्रिएटेड इन मॉलिक्यूल। जो हाई एनर्जी फॉस्फेट है वो इसमें क्रिएट होगा, और दिस फॉस्फेट, और ये जो फॉस्फेट है इस ट्रांसफर टू ADP टू फॉर्म ATP। तो ये ATP से ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये जो हाई एनर्जी फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जनरेट हुआ है ये ADP को ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे ADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में। अच्छा, ये जो स्टेप है G3P 1,3 बाईफॉस्फोग्लाइसरेट और 3 फास्फोग्लाइसरेट, अगर आप केल्विन साइकिल का जो स्ट्रक्चर है
उसको देखें तो इट इज एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ रिडक्शन ऑफ केल्विन साइकिल। तो रिडक्शन ऑफ केल्विन साइकिल की जो स्टेज हमने पढ़ी थी उसमें पहले जो 2 स्टेप थे वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह है। उसमें क्या होता था कि 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में एटीपी का मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं, 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट बनता है और वहाँ NADPH2 वहाँ PH2 हम इस्तेमाल करते हैं। NADPH2 के हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होते हैं, फॉस्फेट निकलता है और G3P का मॉलिक्यूल बनते हैं। इट इज ए एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ रिडक्शन ऑफ C3 पाथवे या केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन व्हाटसोएवर जो भी आप लोग कह लें। चूंकि ये वो रिडक्शन हमने कही थी तो ये ऑक्सीडेशन बनेगी, तो इसी वजह से इस फेज को कहा जाता है इट इज ए ऑक्सीडेटिव फेज, ये ऑक्सीडेटिव फेज है। उसके बाद जो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट है वो अपने ही आइसोमर 2-फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आइसोमराइजेशन ऑफ 3PG से क्या मुराद है, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट टू द 2-फॉस्फोग्लाइसरेट। चूंकि 2 मॉलिक्यूल G3P के इस्तेमाल हुए हैं इस वजह से वही काम दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी होगा कि G3P में फॉस्फेट ऐड होगा, NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन और या हाइड्रोजन इसमें ऐड होंगे। उसके बाद 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट बन जाएगा, यहाँ हाई एनर्जी का मॉलिक्यूल क्रिएट होगा, वो हाई एनर्जी का मॉलिक्यूल ADP के पास जाएगा, ATP में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो जो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बनेगा तो वो 2-फॉस्फोग्लाइसरेट में आइसोमराइजेशन के जरिए से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास अब 2-फॉस्फोग्लाइसरेट के मॉलिक्यूल आ गए। अब 2-फॉस्फोग्लाइसरेट के मॉलिक्यूल से पानी को रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो फ्रॉम 2PG वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव, तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड है वो फॉस्फोइनोल पायरोवेट बन जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरोवेट बन जाएगा। अब फॉस्फोइनोल पायरोवेट अगेन इट इज अ क्रूशियल स्टेप, इससे फॉस्फेट को निकाला जाता है और वो फॉस्फेट ADP को ट्रांसफर किया जाएगा जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ATP। ये भी क्रूशियल स्टेप है क्योंकि हमारी यहाँ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट यहाँ में मिली है ATP की शक्ल में और रिजल्टेंट जो कंपाउंड है पायरुविक एसिड बन जाए और पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो यहाँ ग्लाइकोलाइसिस क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव टू PEP। PEP किसका एब्रीवेशन है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। एब्रीवेशन भी याद होनी चाहिए आप लोगों को। तो PEP गिव इट्स हाई एनर्जी फॉस्फेट, जो PEP है यानी फॉस्फोइनोल पायरुवेट है वो अपने हाई एनर्जी फॉस्फेट को किसको देगा, ADP को देगा और ADP के बाद जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा वो पायरुवेट बन जाएगा। पायरुवेट क्या है बेसिकली, यानी हमारे पास जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जब ये टूटता है और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होते हैं तो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं। पायरुवेट 8 आ गया तो ये पायरुविक एसिड ही होगा। तो C6H12O6 इसका फार्मूला है C3H4O3, 2 मॉलिक्यूल। अगर आप देखें कि अगर हम ग्लूकोज को हाफ करें तो ये हमारे पास बनता है C3H6O3। असल मॉलिक्यूल ये निकलने चाहिए थे लेकिन पायरुविक एसिड में यहाँ C4 है तो इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन कम है। वो हाइड्रोजन कहाँ गए, NAD के पास चले गए। तो इसका मतलब है ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस में टूटना इट इज ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यानी अब इस इक्वेशन में आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का तो क्लियरली पता चल रहा है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकले हैं तब वो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने हैं। तो इट इज ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो इसमें NAD क्या होता है, रिड्यूस होते हैं। तो NAD के 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए तो 2 यहाँ आ जाएंगे। तो 2-फॉस्फोग्लाइसरेट में दोबारा देखें पानी का मॉलिक्यूल निकलता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनती है, ADP का मॉलिक्यूल ATP में कन्वर्ट होता है और पायरुविक एसिड बन जाती है। अब हम अगर हमारी ये जो पे ऑफ फेज है अगर इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो इस पे ऑफ फेज में जो हमारी प्रोडक्ट है वो NADPH2 1 और NADPH2 2, एक ये 2, ATP एक ये और ATP एक ये, तो यहां से 2 ATP। अगर हम इसको देखें एक ATP ये और एक ATP ये, तो ओवरऑल जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो 2 पायरुवेट है, 4 ATPs है। लेकिन हम जब भी नेट ATP की बात करते हैं वो 2। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 150 की बेच दी, कोई आपसे पूछे प्रॉफिट कितने का, फौरन कहते हैं 50 रुपीज़ का। तो चूंकि हम 2 मॉलिक्यूल प्रिपरेटिव फेज में इस्तेमाल कर चुके हैं ATP के, हमें ग्लाइकोलाइसिस में 4 मॉलिक्यूल मिले हैं, 2 हमारे इस्तेमाल हुए थे,
तो नेट जो प्रॉफिट है वो कितने मालिक्यूल का हो जाएगा, 2 मालिक्यूल को। तो हमारे पास जो नेट एटीपी का प्रॉफिट है जो ग्लाइकोलाइसिस में होते हैं वो 2 मालिक्यूल का होता है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एटीपी प्रोड्यूस कितने होते हैं तो आपने फौरन आंसर करना है 4 प्रोड्यूस होते हैं और इस्तेमाल कितने होते हैं 2। तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2 का। उसके बाद 2 NADH2 बनते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट आप लोग जहन में रखेंगे, ये जो NADH2 है ये आगे फर्दर रेस्पिरेटरी चेन से जब ये गुजरेगा तो ये हर NADH का मालिक्यूल 3 ATP बनाएगा। यानी टोटल हमारे पास 2 NADH2 साइकिल में ग्लाइकोलाइसिस में बने, अगर एक NADH2 से 3 ATP के मालिक्यूल बने तो 2 प्रोड्यूस हुए, तो इसका मतलब है 2 से कितने बनेंगे 6 ATP बने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ATP ग्लाइकोलाइसिस की वजह से कितने एटीपी बनेंगे तो आपने कहना है 2 डायरेक्टली हासिल होते हैं और 6 इनडायरेक्टली हासिल होते हैं NAD। तो टोटल हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस की एटीपी की प्रोडक्ट्स हैं वो 8 एटीपी बनेंगे, जिसमें से 2 डायरेक्टली हैं, 6 इनडायरेक्टली हैं। वो NADH2 के बाद जब वो रेस्पिरेटरी चेन से गुजरे उसके बाद ये बनेगी। तो ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसको ड्रा करने के लिए कह दिया जाता है ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। और किसी भी स्टेप को आमतौर पे कन्वर्शन भी पूछी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 2-फॉस्फोग्लाइसरेट को पायरोवेट में कन्वर्ट करें, जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन है। या आप कह सकते हैं कि प्रिपरेटिव फेज में क्या हो रहा है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑक्सीडेटिव फेज इसको क्यों कहा जाता है, ये सारे साइकिल आप लिखेंगे, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन। इसको पे ऑफ फेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम इसमें गेन करते हैं एटीपी को, एज ए रिजल्टेंट 2 एटीपी गेन कर रहे होते हैं। तो ये सारे वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो इजीली इस लेंथी टॉपिक से बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।